हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BABSH। BPSC 109 का फिफ्थ यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां पर देख सकते हैं। ये आज फिफ्थ यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टी सिस्टम्स। अब पिछले यूनिट में हमने देखा था कि कैसे कैसे पार्टीज जो है वो काम करती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे हैं, ठीक है, उनके रोल क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पिछले यूनिट में हमने ये पढ़ा था। तो आज इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि पार्टी कितने सिस्टम्स में प्रिवेल करती है वर्ल्ड में। तो ये यूनिट वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में इस पूरे यूनिट को कवर किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो पार्टीज को क्लासिफाई करना हमेशा से ही एक डिफिकल्ट टास्क रहा है। ठीक है, दोनों के लिए, पार्टी सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही लंबे समय तक एक ट्रेंड चलता रहा है कि जो पार्टीज हैं, पार्टी सिस्टम्स हैं, उनको हम नंबर अप्रोच पर जो है वो क्लासिफाई करेंगे कि एक पार्टी है, पार्टी सिस्टम है जिसमें दो पार्टी काम करती है तो उन्हें बाई पार्टी सिस्टम बना दिया। ठीक है, तीन से ज्यादा पार्टीज काम करती हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम। तो पहले ऐसा चलता था। ठीक है, अब फर्दर इसको आगे लेके जाते हैं दो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये दो फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, मॉरिस ड्यूवर्जर और जीन ब्लॉन्डल। ठीक है, ड्यूवर्जर क्लासिफिकेशन करते हैं पार्टी सिस्टम्स का बेस्ड ऑन दी नंबर। ठीक है, ये भी नंबर अप्रोच को फॉलो करते हैं कि कितनी पार्टीज एक पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। ये दो तरीके का कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे पहले करते हैं ये सिंगल पार्टी सिस्टम और दूसरा है प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम। पहली कैटेगरी में ये सिंगल पार्टी सिस्टम और डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को इंक्लूड करना है, मतलब जहां पर एक ही पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है। वहीं प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो एक सिस्टम में प्रिवेल करती हैं। ठीक है, आगे ड्यूवर्जर के क्लासिफिकेशन के 10 साल बाद, एक डेकेड लेटर बाद क्या करते हैं, जो जीन ब्लंडल हैं वो इनके स्टडीज को फर्दर फॉरवर्ड करते हैं ड्यूवर्जर की, और नई नई एडिशनल कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। ब्लॉन्डल ये मानते हैं कि पार्टीज को हम नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने एक नई अप्रोच अपनाई है। ये अप्रोच है कि जिस भी पार्टी को 1945 से 46 तक जितने भी वोट पड़े हैं उनके आधार पर ये क्या करते हैं, पार्टीज को है वो क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि टू पार्टी सिस्टम्स, टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम्स, मल्टी पार्टी सिस्टम्स, प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम्स एंड मल्टी पार्टी सिस्टम विदाउट अ प्री डोमिनेंट पार्टी। अब ये कुछ पार्टी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं जो कि इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, ना कि नंबर्स अप्रोच पे। उसके बाद जियोवानी सार्टोरी एक और आते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि आगे नए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिकल सिस्टम के क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि ये प्योरली डिससेटिस्फाइड होते हैं नंबर्स अप्रोच पे। ठीक है, अब सर्टर ये एनालाइज करते हैं कि पार्टीज को सिर्फ हम नंबर्स अप्रोच पे नहीं बांट सकते हैं, पार्टी सिस्टम्स को हम इन आइडियाज पे बांट सकते हैं कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज वो फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या उनमें कन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी बनी रहती है। ठीक है, तो ये सब ये करते हैं। तो ये कुछ पार्टी सिस्टम्स बताते हैं, चार टाइप के पार्टी सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहला पार्टी सिस्टम आता है प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में डोमिनेट करती है इंस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जांपल, एक है पार्टी ए, वो एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है, उसी के साथ साथ कोई आई पार्टी है, कोई एस पार्टी है, कोई पी पार्टी है। तो ये बहुत सारी पार्टीज के बीच में जो पार्टी ए है वो ज्यादा डोमिनेंट करके डोमिनेंस बना के रखती है गवर्नमेंट में। तो ये हो गया प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, जहां पर बहुत सारी पार्टीज के बीच में एक पार्टी जो है वो अपना गवर्नमेंट में डोमिनेंस बना के रखती है। उस सिस्टम को कहते हैं प्री डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इस पार्टी की जो है पॉपुलैरिटी कितनी है, कितना मास मोबिलाइजेशन करती है, इसकी हिस्टोरिकल लीनिएज क्या है।
ठीक है? इसकी लीडरशिप कैसी है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसका जो है पॉपुलैरिटी अच्छी होगी, लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट, लीडरशिप इस पार्टी की अच्छी होगी तो ऑटोमैटिकली चाहे कितनी भी पार्टीज़ हों, ये पार्टी आराम से गवर्नमेंट को डोमिनेट कर सकती है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ इसके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें भी यहाँ पर रिजिडिटी देखी जानी चाहिए क्योंकि अगर इसका जो स्ट्रक्चर है रिजिड नहीं होगा, तो इसके जो लोग हैं वो आपस में ही लड़-मर कर पार्टी को खत्म कर देंगे। तो ऐसा प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम में नहीं देखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होगी पार्टी की, तभी ये पार्टी जो है वो बहुत सारी पार्टीज़ के बीच में से गवर्नमेंट को डोमिनेट करती है, लीडरशिप इसकी अच्छी होगी, पॉपुलर तो होगी ही अगर लोगों के बीच में ये अपना मास मोबिलाइज़ेशन करेगी तो। तो ये होता है पॉलिटिकल पार्टी प्रीडोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। सेकंड आता है टू पार्टी सिस्टम, जहाँ पर गवर्नमेंट में 2 पावरफुल पार्टीज़ होती है, उन्हीं के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ये आता है टू पार्टी सिस्टम्स में। फिर आता है लिमिटेड प्लूरलिज्म। अब इसमें कोई भी डोमिनेंट पार्टी नहीं होती, ठीक है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, ठीक है? बी बना नहीं। तो ये जो ए और बी पार्टीज़ हैं, इन दोनों के पास ही कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये क्या करती हैं, दूसरी जो छोटी-छोटी पार्टीज़ होती हैं इनसे, ये क्या करते हैं, इनसे सपोर्ट गेन करने की सोचते हैं कि किसी का एक सपोर्ट मिले और हम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करें और अपनी गवर्नमेंट बनाएँ। तो इस पार्टी सिस्टम को हम लिमिटेड प्लूरलिज़्म कहते हैं, जहाँ पर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो अदर लाइक माइंडेड पार्टीज़ का सपोर्ट गेन करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल करती हैं, कुछ सपोर्ट चाहती हैं इनसे क्योंकि इनके पास खुद की कोई मेजॉरिटी नहीं होती। ये कोalition गवर्नमेंट बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और सार्टोरी जो हैं, वो ये मानते हैं कि जर्मन फेडरल रिपब्लिक हो, स्वीडन, बेल्जियम, आयरलैंड, डेनमार्क, यहाँ लिमिटेड प्लूरलिज़्म की बहुत ज़्यादा जो है वो चलन देखा जाता है, जहाँ पर जो कोalition गवर्नमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ॉर्म की जाती हैं। आगे आता है एक्सट्रीम प्लूरलिज़्म। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती है ना, सपोर्टिंग पार्टीज़ होगी कोई, वो क्या करेंगी, बहुत ही एक्सट्रीम पोज़ीशंस पर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी कि बहुत ही टॉप पोज़ीशंस पर कोई पार्टी है, उसके मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो टॉप पोज़ीशंस पर ऑक्यूपेशन देखा जाता है लोगों का। तो इस ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम एक्सट्रीम प्लूरलिज्म कहते हैं, जहाँ पर जो सपोर्टिंग पार्टीज़ होती हैं वो एक्सट्रीम पोज़ीशंस पर ऑक्यूपाई कर लेती हैं स्पेस को, ठीक है? अब इस सिस्टम में क्या देखा जाता है कि एंटी सिस्टम पार्टीज़ भी देखने को मिलती हैं क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी उनसे डिफरेंट जो है, वो एक्सट्रीम पोज़ीशन पर बैठी रहे और उनको एक तरीके से कंट्रोल करती रहे। तो यहाँ पर एंटी सिस्टम पार्टीज़ भी देखी जाती हैं, बायलैटरल ओपोज़िशंस भी देखी जाती है, सेंट्रीपिटल कॉम्पिटिशन देखे जाते हैं। तो इस पार्टी सिस्टम के ये कुछ फीचर्स भी माने जाते हैं। अब फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ 5 तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम को बताया गया है। तो सबसे पहला आता है पॉलिटिकल टू पार्टी सिस्टम जिसे हम बाय पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है टू एंड अ हाफ पार्टी सिस्टम। इग्नू ने बहुत बार इससे क्वेश्चन बना रखा है। शॉर्ट नोट्स में बनाने को आ जाता है 20 मार्क्स में। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। फोर्थ है वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। फिफ्थ है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्सेस डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करें टू पार्टी सिस्टम की, इसे हम बाय पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का डोमिनेंस देखने को मिलता है, जिनका इक्वल चांस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ए पार्टी है या कोई बी पार्टी है, तो दोनों का 50-50 चांस होगा कि ये इन दोनों पार्टीज में से ही कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये होता है टू पार्टी सिस्टम, जहां पर दो पार्टीज, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली इनको चांस मिलता है गवर्नमेंट बनाने का। इन्हीं के साथ साथ कुछ स्मॉल पार्टीज भी होती हैं सिस्टम में, पर ये इसके सेंटर स्टेज पर रहती है। मतलब या तो ए की गवर्नमेंट बनेगी या बी की गवर्नमेंट बनेगी, कोई और पार्टी यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बना सकती इस पार्टी सिस्टम में, ठीक है। जो दो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम होती हैं, ये एक इलेक्टोरेट्स के जरिए बैक की जाती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले इलेक्शंस में जीत नहीं सकती, उन्हें पीछे से भी किसी ना किसी चीज का सपोर्ट रहना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज
मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरेट से बैक की जाती हैं ताकि इनको अच्छे से सपोर्ट मिल सके और मेजॉरिटी में ये बनी रह सके। टू पार्टी सिस्टम्स में दो अपोजिट आइडियोलॉजीज का भी यहाँ पर देखा जाता है कि दो पार्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जो ए पार्टी है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म को फॉलो करती है, ठीक है, और जो बी पार्टी है वो फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिज्म को फॉलो करती है। तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं टू पार्टी सिस्टम्स में। और बाई पार्टी सिस्टम में एक पार्टी गवर्नमेंट का भी यहाँ पर इजाद होता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक सिंगल पार्टी बनाती है और वो सिंगल पार्टी जो है वो एक अकाउंटेबल और स्टेबल गवर्नमेंट की यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट बनाती है कि जो भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे वो अकाउंटेबल होगी, स्टेबल होगी, ठीक है, ताकि वो मेजॉरिटी में बनी रह सके। आगे जो बाय पार्टी सिस्टम होता है इसमें एडवर्स पॉलिटिक्स भी देखी जाती है, जहां पर जो दो पार्टीज होती है ना उनको एक दूसरे की कमियों के बारे में पता होता है कि कौन सी पोजीशन पर किसे बैठाएंगे ये लोग और ये लोग किसे बैठाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं ना दूसरी दूसरी पार्टीज के वो उनको करप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पैसा खिला के, ठीक है, कुछ लालच वगैरह दे के कि उनको करप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब टू पार्टी सिस्टम्स में देखा जाता है। आगे आता है टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम। एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार इन्होंने इस पे क्वेश्चन बना रखा है। इस सिस्टम में दो मेजर पार्टीज होती हैं और एक स्मॉलर पार्टी होती है। यहाँ पर टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम में जो दो मेन पार्टीज होती है ना उनके पास एटलीस्ट 80% वोट्स होते हैं पर 95% वोट्स नहीं होते ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को बना सकें। तो इसलिए क्या करते हैं कि कोई पार्टी है फॉर एग्जांपल एस, दूसरी है पी और तीसरी है एम। तो एस और पी जो हैं इनके पास 80% वोट हैं और एम जो है एक स्मॉलर पार्टी है। तो एस और पी क्या करेंगे कि इस पार्टी से सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि 95% वोट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए और इनके पास हैं सिर्फ 80%। तो 15% का सपोर्ट यहाँ से ये चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इससे सपोर्ट लेकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक छोटी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं और जिसे हम टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता क्योंकि ये जो पार्टीज होती है ना फॉर एग्जांपल जो 80% वोट्स हैं वो सिर्फ एस के पास आ गए हैं, ठीक है, और जो 15% वोट्स हैं वो एम के पास आ गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि पे भी यहाँ पर शामिल हो, ठीक है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि दो पार्टीज के पास अगर 80% वोट हैं, तीसरी के पास 15% वोट हैं, तो ही यहाँ पर टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम प्रिवेल करेगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी जो कि स्मॉलर पार्टी है उसके सपोर्ट पर। क्योंकि अगर एस और पी दोनों मिलकर 80% वोट भी ला रहे हैं ना तब भी उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए 95% वोट चाहिए और 15% वोट उस स्मॉलर पार्टी के पास है जो कि है एम। तो ये एम पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो इनका सपोर्ट दे भी सकती है, चाहे तो सपोर्ट नहीं भी दे सकती है। तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रहता है या जो स्ट्रेस रहता है वो रहता है इस हाफ पार्टी पे जो कि होती है स्मॉलर पार्टी। क्योंकि दो मेजर पार्टीज के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे वोट्स हैं पर गवर्नमेंट कौन बनाएगा ये डिसाइड करेगी स्मॉलर पार्टी जो कि होती है हाफ पार्टी जिसे हम इस पॉलिटिकल सिस्टम में कहते हैं। हाफ पार्टी इनको किंग मेकर का जो है वो रोल भी प्ले करती है कि एम अगर चाहे तो एस और पी की गवर्नमेंट बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो है वो डेमोक्रेसी बनी रहती है क्योंकि इसमें तीनों पार्टीज की सुनी जाती है। ऐसा नहीं होता कि पार्टी एस जो है वो किसी की नहीं सुन के अपनी मार रही है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तीनों की सुनी जाएगी और स्पेशली इन्फ्लुएंस रहेगा एम पे क्योंकि उन्हीं की वजह से इनकी गवर्नमेंट बनी है। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो अकाउंटेबिलिटी का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ये जो स्मॉलर पार्टी है
वो अगर इनको सपोर्ट ना करे तो इनकी गवर्नमेंट कभी भी बन नहीं सकती। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बना के रखने के लिए हाफ पार्टी का होना टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। एक बार इसे फिर से समझते हैं। टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम एक ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर दो मेजर पार्टीज होती हैं और एक होती है हाफ पार्टी जो कि एक स्मॉलर पार्टी होती है। यहाँ पर जो दो मेन पार्टीज होती है ना, उन्हें एटलीस्ट 80% सीट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। 80% सीट, 80% वोट उनके पास आ गए हैं, ठीक है। पर उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 95% वोट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दो जो पार्टीज हैं उनके पास 80% वोट तो आ गए, पर जो स्मॉलर पार्टीज है ना, वो यहाँ पर किंग मेकर का रोल प्ले करती है। वो कैसे? क्योंकि अगर एस और पी के पास 80% वोट्स हैं तो वो चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट बनाएं एम के साथ मिलकर। पर ये डिपेंड करता है एम पर। अगर ये एम जो है वो एस और पी को अपना परसेंटेज ना दे दे, तब तक ये एस और पी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो एम का सपोर्ट मतलब स्मॉलर पार्टी का सपोर्ट टू एंड हाफ पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे गवर्नमेंट में जो है वो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। इस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी प्रोसीजर ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। आगे आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में तीन या तीन से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो पावर गेन करने के लिए बैठी रहती हैं और इसे हम एक स्टेबल और अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेदरलैंड्स, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये हैं स्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम के गवर्नमेंट्स। और जो अनस्टेबल मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रांस और इटली के। मल्टी पार्टी सिस्टम्स को हम मॉडरेट और पोलराइज्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट मल्टी पार्टी सिस्टम में जो आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी है वो यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। और जो डिफरेंस होता है अलग अलग आइडियोलॉजीज का वो बहुत ही मॉडरेट होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस आ गया आइडियोलॉजीज में तो पार्टी अंदर से ही जो पार्टी के मेंबर्स होंगे वो लड़ मरने को तैयार रहेंगे और पार्टीज को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और जो पोलराइज्ड मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर पार्टीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से यहाँ पर जुड़ती हैं। इससे क्या होता है कि मिडिल ग्राउंड मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिस्टम्स में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो एंटी सिस्टम स्टांस लेने लगती हैं और इन्हीं के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं जिसकी वजह से ये पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टीज इन फ्रांस, इटली और स्पेन, ठीक है। इन सभी देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो इसी वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट्स से यहाँ पर देखी जाती हैं। एक मल्टी पार्टी सिस्टम और एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है डेमोक्रेसीज को सस्टेन करने के लिए। क्योंकि अगर मल्टीपल पार्टीज का यहाँ पर प्रेजेंस होगा तो इससे सिस्टम में क्या बना रहेगा, चेक और बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को मॉनिटर करती रहेगी कि कोई ये एक पार्टी है जो अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं कर रही। इससे क्या रहेगा कि चेक बैलेंसेस बने रहने से अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा इंश्योर हो सकेगी गवर्नमेंट में। ये इससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा पॉलिसी मेकिंग का जो कि बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, जहाँ पर सबकी सुनी जाएगी, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। पर इन सभी एडवांटेजेस के बाद मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग भी देखी जाती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिलती है। क्योंकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम्स होती हैं वहाँ पर कोलिशंस भी देखी जाती हैं कि दो सरकारों ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, मिलकर गवर्नमेंट बनाई है। तो इससे क्या होता है, या तो कोई इसमें जो कोलिशन में से एक पार्टी जो है वो अपनी मारती है, दूसरी पार्टी जो है वो अपनी मारती है। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है वो कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैल जाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, ठीक है। उनके कंसेंसस अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जो पार्टीज होती हैं वो बहुत जल्दी जो है वो डिसइंटीग्रेट भी होने लगती हैं। यहाँ पर एक अच्छे से कंक्लूजन में पहुंचना बहुत कम ही देखा जाता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स में। मल्टी पार्टी सिस्टम में जो पॉलिसी का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। क्योंकि कभी एक पार्टी की सुनो, फिर दूसरी की सुनो, फिर तीसरी की सुनो, अगर चौथी मान नहीं रही है तो उससे जाके मनाओ क्यों नहीं मान रही है।
ये सब देखा जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ होते हैं। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में लैक होता है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी एक पार्टी सारी पार्टीज़ मिलकर किसी एक आइडियोलॉजी को फ़ॉलो नहीं करती हैं। सारे अपने-अपने अलग-अलग क्या है वो आइडियोलॉजीज़ को फ़ॉलो करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। आगे आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम को हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, जो कि लीगली अलाउड होती है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स में भी पाई जाती है, जहाँ पर जो कॉलोनियल रूल से जो देश निकले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका देखने को मिलता है वन पार्टी सिस्टम। ये देश क्या करते हैं कि नेशनल लीडर्स की गाइडेंस पर कुछ एक पार्टी बनाते हैं, जो कि उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए यहाँ पर रूल करती है। फॉर एग्जांपल घाना घाना जो है वो क्वामे नक्रुमा की लीडरशिप में रूल किया जाता था, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पार्टी चलती थी, यहाँ पर जो घाना की पार्टी होगी, और क्वामे नक्रुमा की आइडियोलॉजी को यहाँ पर फॉलो किया जाता था, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी है, ठीक है। वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर पार्टी अच्छी हुई तो एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो सकता है। पर इन सभी एडवांटेजेस के बाद सबसे बड़ी जो यहाँ पर डिसएडवांटेज मिलती है, वो होती है एक डिक्टेटर बनने की, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनने की। क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं होती, जो कि उनको चेक और बैलेंस बना के रखे। तो ये पार्टीज़ बहुत ही जल्दी जो है वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में चेंज भी हो सकती हैं। इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। और ये कोई ओपोजिशन इनका करता भी है, तो ये उसको फ़ोर्सफुल मीन्स से क्या है, उसको साइलेंट भी कर सकते हैं। फ़ोर्सफुल मीन का यूज़ करके मिलिट्री का यूज़ कर लिया, ठीक है, इन्हें जेलों में ठूस दिया, ऐसे भी ये करते हैं। ये पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो इनके दिमाग में चले, ठीक है। आगे आता है डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन देखी जाती है सिंगल पार्टी सिस्टम और एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम्स में। क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या है, एक ही पार्टी पूरी कंट्री को रूल करती है। पर वही डोमिनेंट पार्टी सिस्टम क्या है, बहुत सारी पार्टीज हैं उस गवर्नमेंट में, पर उनमें से एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेंस बनाकर रखती है, ठीक है। बाकी पार्टीज को इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी डोमिनेंस बनाकर रखती है बहुत सारी पार्टीज के बीच में रहते हुए भी। इस सिस्टम में जो पार्टी की हेजेमनी है, वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो प्रिवेल करती है। तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में हमने ये देखा कि एक पार्टी बहुत सारी पार्टीज के बीच में गवर्नमेंट को कैसे डोमिनेट करके रखती है। तो ये इस सिस्टम में देखने को मिलता है, जहां पर होती तो बहुत सारी पार्टीज हैं, पर उसमें से एक ही ऐसी पार्टी होगी जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। तो इस गवर्नमेंट सिस्टम को कहते हैं हम डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में जो पार्टी की हेजेमनी होती है बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है। ये ना सिर्फ प्री डोमिनेट करके रखती है पार्लियामेंट में, बल्कि एक गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करके रखती है, ताकि जो इसकी डोमिनेंस है वो मेंटेन रहे। जब प्रेजेंस होता है वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम का, तो इसमें जनरली क्या देखा जाता है कि डिक्टेटर्स ही निकल के आते हैं, जहां पर जो ओपोजिशन पार्टी होती हैं उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि ओपोजिशन को या तो ये हटा देते हैं, अगर या ओपोजिशन इनको कुछ ओपोज भी करती है तो ओपोजिशन को ये चुप करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैड और कैमरून कुछ ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर जो डिक्टेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरी पार्टीज का पार्टिसिपेशन ही डिस्करेज कर देते हैं, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। तो ये सब डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में बहुत ज्यादा देखा जाता है। पर अगर एक पॉजिटिव साइड पर देखें तो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में स्टेबल, स्ट्रांग और प्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट होती है। पर यहाँ पर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को जो है वो अंडरमाइन किया जाता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ही कम देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है,
मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, सेंट्रलाइज़ेशन होता है एक्सट्रीम्स लेवल पे, मतलब एक ही इंसान के पास सारी पावर, हर मिनिस्ट्री की पावर एक ही इंसान के पास है, तो यहाँ पर करप्शन तो होगा ही। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में ये होता है। लास्ट आता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्सेस डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी सिस्टम। ये जो फेनोमिना है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी सिस्टम का, वो दिया था मेन वॉरिंग और स्कली ने 1995 में इन कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, मतलब जो पार्टीज होती हैं यहाँ की ड्यूरेबल होती हैं। अब इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट आता है ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बाइक हो गई, बाइक ड्यूरेबल हम मान सकते हैं क्योंकि सालों सालों तक लोग एक ही बाइक को चलाते रहते हैं। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है फॉर एग्जांपल उस बाइक का व्हील। अब वो जो व्हील है, ठीक है, वो सेमी ड्यूरेबल है क्योंकि व्हील जो है वो टाइम टू टाइम घिसता रहता है। तो एक टाइम पर क्या होता है, व्हील बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो इस पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी सिस्टम में कि जो पार्टीज होती है ना, वो ड्यूरेबल होती है, मतलब लंबे समय तक वो रूल करते हुए आती हैं। और उन्हें सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या सोसाइटी में नहीं है, ये उनको पता रहता है। तो इसी के लिए ये काम करती है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और बेटर पब्लिक पॉलिसीज को यहाँ पर यील्ड किया जाता है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी सिस्टम में जो पार्टीज होंगी ड्यूरेबल होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट लंबे समय तक काम करेगी लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटीज में क्या क्या चल रहा है ये उनको पता रहेगा, ठीक है, बेटर पब्लिक पॉलिसीज ये बनाएंगे। तो ये सब देखा जाता है। आगे आता है डी इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी सिस्टम, जिसे हम पार्टी सिस्टम ऑफ कोलैप्स भी कहते हैं, जहां पर कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये सिस्टम थर्ड वेव और डेमोक्रेसीज में यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, जहाँ पर जो नेशंस होते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को सेटअप नहीं करते गवर्नमेंट को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल पापुआ न्यू गिनी में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी फुल पार्लियामेंट्री टर्म को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, पर तब भी वहाँ की सरकारें चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेरू है, जहाँ पर जो लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं वो पार्टीलेस स्ट्रेटजीज को यूज करके फ्री एजेंट्स की तरह काम करते हैं, कोई भी अटैचमेंट रख सकते हैं पार्टी लेवल से, ठीक है। इसलिए पेरू को एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है पर पार्टीज वहाँ पर नहीं काम करती हैं। मतलब डी इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी सिस्टम में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा किसी भी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, ये सब यहाँ पर नहीं देखा जाता। पार्टीलेस तरीके से ये काम करते हैं, फ्री एजेंट्स की तरह। आगे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीज इन अ सिस्टम, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पार्टीज को एक सिस्टम में अफेक्ट करके रखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्टोरल सिस्टम, फिर दूसरा है सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर और फोर्थ है डिग्री ऑफ इंटरनेशनल ऑटोनॉमी। अब इलेक्टोरल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे जो लोग हैं, ठीक है, किसी पार्टी को वो सपोर्ट करते आ रहे हैं शुरू से, अब लोगों के मन में क्या है कि हमें दूसरी पार्टी को भी कुछ ना कुछ जो है वो चांस देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी प्रेवलेंट पार्टी है उनके लिए उनका सपोर्ट जो है वो कम होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम चेंज कहते हैं इलेक्टोरल सपोर्ट में, जहाँ पर जो मोबिलाइजेशन है मासेस का वो यहाँ पर चेंज होने लगता है, किसी एक पार्टी को छोड़कर अब वो दूसरी पार्टी की तरफ यहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक पार्टी है जो कि बहुत डाइवर्स सोसाइटी में यहाँ पर काम करती है, तो एक पार्टी डाइवर्स सोसाइटी को कैसे रूल करेगी, ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी कल्चरल क्लीवेजेस होंगी, कल्चरल चेंजेस जो होंगे वो एक पार्टी जो है वो टैकल नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखा जाता है कि डाइवर्स सोसाइटी में अलग अलग पार्टीज होनी चाहिए, कि जो पार्टी किसी कल्चरल क्लीवेज को यहाँ पर फुलफिल या एड्रेस करती हो वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए। अदर एंड पर देखें जो सिंगल पार्टी और डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है वो
लेस डाइवर्स सोसाइटी में ही एमर्ज हो पाते हैं, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी बहुत कम होगी, लोग एक ही तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, तो सिंगल पार्टी सिस्टम का यहाँ पर एमरजेंस होगा ही। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करता है। ठीक है, अगर कोई सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही हाईली फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही यहाँ पर पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, अलग अलग भागों में लोग बटे हुए हैं, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी क्या कर लेगा। ठीक है, तो ये सब होता है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा हो हाईली फ्रेगमेंटेड सोसाइटी के लिए, जहाँ पर जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उन्हीं को यहाँ पर कर्टेल कर दिया जाता है। लास्ट है पार्टी सिस्टम चेंज में टेक विद वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फॉर्म्स वगैरह में बताया गया है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम लेटेस्ट का पढ़ते हैं कि जो 21st सेंचुरी है, यहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन, यहाँ पर ग्रोइंग मार्केटाइजेशन हो रहा है पार्टीज का, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर देखी जा रही है कि कोई पार्टी जो है वो एक इशू को पकड़ के बैठी है, उसी के ऊपर पॉलिटिक्स खेलती है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का स्प्रेड देखा जा रहा है, और कुछ तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो ये सब डेवलपमेंट्स है ना, ये वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में फ्रेगमेंटेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब दूरियां बढ़ा रहे हैं वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स, इनके बारे में ज़्यादा कुछ अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है अभी तक। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 5। थैंक यू सो मच।